जो प्रतिशत टॉपिक चल रहा था दोस्तों, इसकी आज लास्ट क्लास होने वाली है, ठीक है ना। और इसमें मैंने एक आपको कल मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था कि 100 किलोग्राम आपके पास ताजा फल है, ठीक है ना, ताजा फल है, जिनसे कितने सूखे फल निकाले जा सकते हैं। सूखा फल है वो कितना निकाला जा सकता है, यदि इन ताजा फलों में तो पानी की मात्रा कितनी दे रखी है 70%, और इनमें पानी की मात्रा कितनी है भाई 40%। ऐसे ही था ना सवाल विकास मान। अब देखो दोस्तों क्या करेंगे इस सवाल में, आपको पता होना चाहिए इस सवाल में होता क्या है, कि जैसे ताजा फल है या सूखा फल है तो इनमें फर्क किसकी वजह से, भाई सूखा है तो किसकी वजह से, ताजा है तो किसकी वजह से है। तो दोस्तों ताजा की यदि बात करें तो ताजा फल में पानी की मात्रा ज्यादा होती है और सूखे फल में पानी की मात्रा कम होती है, ठीक है ना। अब जैसे मैं बात करूं कि अपने गांव में जो तरबूज होते हैं खेतों में, ठीक है ना, इस टाइम जो चौमासा की फसल होती है ना, तो उसमें तरबूज या अपनी साइड में बोलते हैं मतीरा, ठीक है ना। तो मतीरा क्या होता है, जैसे हमारी साइड में सीकर साइड में जैसे दीपावली पे क्या करते हैं, जो गोवर्धन पूजा करते हैं या फिर उस टाइम एक मतीरा रखते हैं, ठीक है ना। तो वो मतीरा जिस टाइम घर पे रखते हैं तोड़ के, तो उस टाइम बिल्कुल एकदम हरा होता है और एकदम भारी होता है, ठीक है ना। लेकिन दीपावली वाले टाइम वो क्या जाता है, एकदम शुष्क हो जाता है, मतलब उसके अंदर का पानी पूरा सूख जाता है। तो वही मतीरा था ताजा, और बाद में दीपावली के टाइम हो गया सूखा। तो वो सूखा किसकी वजह से हुआ, तो दोस्तों उसमें पानी की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन दोस्तों मैं आपको चीज बताऊं कि उसी मतीरे में एक चीज तो हमेशा बराबर रही, कौन सी, जो अंदर गुदा भाग है वो हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, जो गिरी बोलते हैं ना अंदर, तो वो बराबर रहेगी। देखो हमें क्या करना है कि पहले जो ताजा फल थे वो 100 किलोग्राम थे, ठीक है, और सूखा फल कितना है उसका मुझे पता नहीं, मैं पी मान लेता हूं, ठीक है ना। हमें इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो ये बराबर तभी हो सकते हैं क्योंकि देखो इसमें इन दोनों में पानी, इसमें 70% है, इसमें 40% है, तो पानी तो इनमें बराबर होगा नहीं, पानी की मात्रा तो दोनों में बराबर होगी नहीं। लेकिन दोनों में दोस्तों क्या है, गुदा भाग जो होगा ना, गुदा भाग वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर समान होगा, गुदा भाग जो है वो समान होगा। तो देखो इस ताजा फल में 70% पानी है तो गुदा भाग कितना है दोस्तों, 30%, और इसमें 40% पानी है तो गुदा भाग कितना है, 60% है, ठीक है ना। ये दोनों बराबर होंगे। तो 100 किलोग्राम ताजा फल है जिसका गुदा भाग होगा 30%, और पी किलोग्राम सूखा फल है जिसका 60% क्या होगा, गुदा भाग होगा। ये दोनों में क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। अब यदि ये प्रश्न तरबूज का बने, ताजा सूखे फल का बने, चाहे शुष्क अंगूर ताजा अंगूर का बने, तो सवाल बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। काट पीट करो, परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 3 से 6 कट गया 2 बार, 2 से 100 कट गया 50 बार। तो पी का मान क्या है दोस्तों, 50 किलोग्राम आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 100 किलोग्राम ताजा फल होंगे, उनसे 50 किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं, कौन से, जिनमें पानी की मात्रा मात्र 40% होगी, और इन फलों में क्या होगी, पानी की मात्रा 70% होगी। अरे क्लियर है क्या इतना ये सवाल, हाँ भाई, समझ में आ गई है क्या बात, जवाब दो जल्दी से, फिर आगे चलें, कल का सवाल था ये। वेरी गुड।
इसका मतलब सभी के क्लियर है। तो चलते हैं फिर आगे। अब दोस्तों देखो, यहां पर एक प्रश्न बनता है भिन्न से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? भिन्न से। और भिन्न से कैसे बनता है? क्वेश्चन ये बनेगा कि किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि तथा हर में 10% कमी कर दी जाए तो 5/3 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या होगी? मूल भिन्न आपको बतानी है। मूल भिन्न क्या होगी, ये सवाल है दोस्तों। अब यहां दोनों में देखो वृद्धि भी हो सकती है, अंश में कमी, हर में वृद्धि भी हो सकती है, दोनों में कमी भी हो सकती है, अंश और हर में। सवाल बिल्कुल छोटा सा अच्छा सा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार इस तरीके का सवाल। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या करेंगे अपन, यहां पर कोई भिन्न है। पहली बात तो भिन्न क्या होती है? तो दोस्तों भिन्न में एक होता है अंश और दूसरा होता है हर। अंश बट्टा हर। अंश किसको बोलते हैं? जो ऊपर कोई भी पूर्णांक होता है, ठीक है, या कोई भी संख्या होती है उसको अंश बोलेंगे, नीचे कोई भी संख्या होती है उसको क्या बोलेंगे? हर। अब पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, परिमेय हो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ पर हर बोलेंगे उसको, ठीक है ना। तो अंश बट्टा हर। अब इसके अंश और हर को हम कुछ मान लेते हैं, जैसे जो भिन्न है उसको मैं क्या मान लेता हूं? भिन्न को मान लेता हूं p/q। ये आपकी भिन्न है। यदि भिन्न के अंश में दोस्तों 20% की वृद्धि कर दे, तो 20% की वृद्धि करने का मतलब क्या हो जाएगा? देखो ध्यान रखना, यदि कोई वृद्धि कोई कमी नहीं होती तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 20% की वृद्धि हो रही तो 100 में 20 जोड़ के लिख दो, 120% लिख दो। और कमी हो रही है तो 20 कम करके लिख दो, यानी 80% लिख दो, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखनी है। तो अंश p था जिसमें 20% की वृद्धि होती है, क्या बन गया? ये 120% बन गया। दूसरी बात, हर में क्या हुआ? 10% की कमी हुई तो 100 में से 10 कम करके लिख दिया तो 90% बन गया। और यदि ये परसेंट आप नहीं भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। डायरेक्ट आप लिखो ताकि आपका टाइम बचे। ये आ गया। तो प्राप्त कितना होता है? 5/3 होता है। तो बराबर में लिख दिया मैंने 5/3, ठीक है। अब काट पीट करो, देखो 0 से आपका 0 कट गया, 3 3 9 हो गया और 3 चौके 12 हो गया, ठीक है। बराबर में देखें तो देखो 3 से ये 3 नीचे वाली संख्या से कट सकती है, ठीक है। अब हमें किसका मान चाहिए? हमें चाहिए p/q का मान। तो इस साइड में तो बचा कितना? 5। और इस साइड में देखो नीचे कुछ नहीं बचा, लेकिन ऊपर बचा है 4। और ऊपर वाली संख्या कहां जाएगी दोस्तों? नीचे जाएगी। तो 5 के बट्टा में चला जाएगा 4, मतलब जो मूल भिन्न थी वो क्या थी दोस्तों? 5/4
4 थी और यही आपका आंसर है। यदि 5/4 कोई भिन्न है और उसके अंश में 20% की वृद्धि, हर में 10% की कमी कर दी जाए तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 5/3 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है क्या मामला? एक सवाल और दे दूं ऐसा ही। सवाल यह है, किसी भिन्न के अंश में 25% कमी तथा हर में 15% वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न जो है वो 3/7 प्राप्त होती है। ठीक है ना? तो 3/7 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या होगी? ये सवाल है दोस्तों आपके सामने। करो देखिए जल्दी से इस सवाल को। हरि सिंह क्या बोल रहा है? मस्त आप। कुलदीप 3/5। विकास मान 23/35। अब मिलान कर लेना सभी लोग। देखो P/Q है भिन्न। अब अंश में तो कर दिए 25% की कमी, तो 100 में से 25 कम कर दिया 75, और हर में करी है 15% की वृद्धि, तो यहाँ लिख दो 115, बराबर में लिख दो 3/7। देखो 25 के पढ़े से 3 बार, और ये 25 के पढ़े से 25 से नहीं कटेगा भाई, ये 5 के पढ़े से कटेगा 15 बार, 15 5 75, और ये 5 के पढ़े से कटेगा 23 बार, 23 पंजे 115। 3 से आपका 15 घट जाएगा 5 बार। ठीक है ना? अब देखो P/Q का मान यदि अपने को चाहिए तो क्या करना है? ये वाली संख्या तो यहाँ गुणा हो जाएगी, ये वाली संख्या यहाँ गुणा हो जाएगी। तो 23 इधर क्या बचा? 1, तो 23 को 1 से गुणा किया 23, और यहाँ क्या आ जाएगा? 5 गुणा 7 यानी 35 आ जाएगा। तो 23/35 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा, या मूल भिन्न आ जाएगी। मामला क्लियर है क्या दोस्तों? सर वो मैंने 5% की वृद्धि सोची, इसलिए क्या मैं बस में हाँ वो सर गलती कर बस दी में आपने ना। हाँ। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बनता है, जैसे मान लो आपको यूं कह दे कि 3 संख्याएं दे दे या 3 व्यक्तियों की आय दे दे। ठीक है ना? जैसे आपको कह दिए कि ए, बी और सी की आय का अनुपात, 3:2:5 है। ठीक है ना? यदि इनकी आय में क्रमशः है 10% वृद्धि, 20% कमी तथा 25% वृद्धि कर दी जाए
तो इनकी आय का अनुपात क्या हो जाएगा, इनकी आय का अनुपात क्या होगा। ये सवाल है दोस्तों, और ऐसे सवाल में आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से। पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी, ठीक है। यदि इसकी आय 3 माने, इसकी 2 माने और इसकी कितनी 5, ठीक है, 3 2 5, ये अनुपात दे रखा है। अब क्या कहा दोस्तों, इनकी आय में क्रमशः 10% वृद्धि, वही भिन्न वाली बात सवाल में जैसे भिन्न को किया है वैसे ही इस वाले सवाल को करेंगे। यदि दोस्तों 10% की वृद्धि कर रहा है तो क्या कर दो, ए में कर रहा ना 10% की वृद्धि, तो यहां लिख दो 110, ठीक है। परसेंट लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक, क्योंकि परसेंट सब में आएगा तो वो कट जाएगा। बी है 2 के गुणा में कितना लगाओगे, 20% की कमी, तो 100 में से 20 कम करके लिख दो, कितना आ जाएगा 80, ठीक है। फिर देखो तीसरा है जिसमें 25% की वृद्धि, तो यहां लिख दो 25 बढ़ा के, तो 100 में 25 बढ़ा तो 125 हो गया। अब काट पीट करना शुरू कर दो, जो तीनों में कॉमन है उसको काट दो। देखिए दोस्तों यहाँ 5 है, 5 के पहाड़े से तीनों में कट जाएंगे। देखो 5 से यदि काटे 5 कट गया, 5 से ये 16 बार कट गया, 16 पंजो 80, और 5 से ये 10 कट गया, 5 गुना 2 5 गुना 10, ठीक है ना। या फिर इसको पूरे को काटो तो 22 बार कट जाएगा, 22 पंजे 110। अब देखें तो इसमें 22 है, इसमें 2 16 है, इसमें 125 है, तो इसमें 125 है, यानी कि 5 से ही कट सकता है और किसी कटेगा नहीं। तो फिर फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ कटने वाला नहीं है, 22 ये 66 आ जाएगा। अनुपात 16 गुना 32 अनुपात 125, तो ये अनुपात आ जाएगा दोस्तों यहाँ 66 अनुपात 32 अनुपात 125, ये नई आयों का अनुपात आ जाएगा। अरे क्लियर है क्या भाई? अब एक इसी तरीके का सवाल दूसरा बन सकता है, वो क्या बन सकता है, ठीक है ना, वो भी देखना दोस्तों। दिखने में ऐसा ही होगा लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा सवाल में कि ए बी और सी की आय में क्रमशः है 20% वृद्धि, 20% कमी तथा 25% कमी कर दी जाए, तो इनकी आय समान हो जाती है, इनकी आय समान हो जाती है, तो प्रारंभ में इनकी आय का अनुपात क्या था, इनकी आय का अनुपात क्या था। सवाल दोस्तों उस जैसा ही है लेकिन इस सवाल में फर्क है, ठीक है ना। दिखने में ऐसा ही है लेकिन फर्क है, और फर्क सारा ही है, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या करना है, देखो यहाँ पर ना तो ए की आय का अनुपात पता, ना बी की आय का अनुपात पता, ना सी की आय का अनुपात पता, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, देखो ए की आय जितनी भी है उसमें 20% की वृद्धि कर दें,
तो ए गुणा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, बी की आय जितनी भी है उसमें 25% की कमी करी तो कितना आ जाएगा, गुणा में 75 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी भाई, यहाँ 20% की कमी है इसलिए 80 आएगा। और सी के गुणा में क्या आ जाएगा, 25% की कमी है तो यहाँ 75 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या कहा दोस्तों कि जैसे ही इतनी कमी वृद्धि जो भी है हो जाए तो इनकी आय क्या हो जाती है, समान हो जाती है। मतलब ये वाली आय, ये वाली आय और ये वाली आय तीनों क्या हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर बराबर हो जाती है। ठीक है ना, इन तीनों को मैंने बराबर कर दिया है। अब क्या करना है दोस्तों, जो कटे उनको काट दो पहले तो अपन देखें कि 5 के पहाड़े से इसको काटें तो 24 पंजो 120, 24 बार कट जाता है। 5 से ये कट गया 16 बार और 5 से ये कट गया 15 बार, 15 5 75। ठीक है। और यदि हमें ए अनुपात बी अनुपात यदि दोस्त का करेंगे कि ए के जो भी संख्या गुणा में है उसका उल्टा कर देंगे तो 24 है, 24 का उल्टा 1/24 हो गया। और मैंने बताया भी था ये बी के गुणा में 16 है, इसका उल्टा 1/16 और सी के गुणा में 15 है तो इसका उल्टा कर दो 1/15। ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी संख्याएं आ रही हैं नीचे उन लघुत्तम ले लो तो 24, 16 और 15 का लघुत्तम कितना आएगा दोस्तों, देखो 24 2 48, 48 में 16 का भी जाता है 24 का भी जाता है लघुत्तम। और महत्तम आपको सिखाऊंगा तब अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, 16 और 24 का तो लघुत्तम आ गया 48 में, 48 में 24 का भी जाता है 16 का भी जाता है। फिर बात करें 15 की, देखो 48 और 15 बचा तो यहाँ पर 15 में जो 3 है और एक क्या है 5 है, 3 का भाग तो इसमें जाता है तो 3 तो गुणा में लगाने की आवश्यकता है नहीं। 48 को 5 से गुणा करो, 8 पंजो 40 और 4 पंजो 20 और 4 24, यानी 240 आ जाएगा क्या, 24, 16 और 15 का लघुत्तम। ठीक है ना, और उस 240 से अपन क्या कर देंगे, इन तीनों को गुणा कर देंगे। यानी यहाँ भी 240 गुणा कर दो, यहाँ भी 240 और यहाँ भी 240। अरे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या से गुणा कर दो ताकि नीचे वाले तीनों मान कट जाएं और अनुपात सही हो। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज कट रही है। अब आ रही है सही? हाँ सर आ रही है। तो देखो ए का मान आ गया 10, बी का मान आ गया 15, सी का मान आ गया 16। तो यानी कि दोस्तों प्रारंभ में जो ए बी और सी की आय का अनुपात था वो कितना था, 10:15:16 था। अरे मामला क्लियर है क्या? यस और नो? तो दोनों तरीके से आपका सवाल बन सकता है और जरूरी नहीं सवाल ऐसे ही बने। सवाल ये भी बन सकता है क्या कि ए बी सी की आय के आय में ये कर दिया जाए तो इनकी आय समान हो जाती है। ठीक है ना। अब आपको क्या कह दे, यदि प्रारंभ में इनकी, इन सभी की, ठीक है ना, इन सभी की कुल आय जो है कुल आय 41,000 रुपए हो, ठीक है ना, कुल आय 41,000 रुपए हो, तो बताइए कि ए की आय क्या होगी या बी की आय क्या होगी या सी की आय क्या होगी। ठीक है ना, इनमें से किसी की भी पूछ सकता है।
तो दोस्तों ऐसा सवाल बन जाए तो भी आपको घबराना नहीं है, इतना काम तो करना ही पड़ेगा। तो आपने देखा कि ए की आय यदि 10 हो तो बी की आय 15 होती है, सी की आय 16 होती है। यदि हम तीनों को जोड़ दें तो 15 और 16 31 और 10 कितना होता है, 41 होता है। मतलब टोटल आय जो बनती है वो कितनी बनती है दोस्तों, 41 बनती है। लेकिन अगले ने कहा कि टोटल जो आय थी वो प्रारंभ में कितनी थी, 41,000 थी। तो 41 की बजाय 41,000 है, जो कि इसका कितना गुना है दोस्तों, 1000 गुना है। यदि आय 41 में होकर 41,000 गुना हो गई, सॉरी 41 का 1000 गुना हो गई, तो फिर ए की आय भी 10 नहीं रहेगी, 10 का 1000 गुना यानी 10,000 हो जाएगी। इसकी आय 15,000 हो जाएगी, इसकी आय 16,000 हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका सवाल बन सकता है और आप कर लेना फिर यहाँ पर सवाल ऐसे आ जाए तो। समझ में आई क्या भाई बात। ए की आय देकर बी की आय पूछ सकता है, ए की आय देकर तीनों की आय पूछ सकता है, सी की आय देकर तीनों की पूछ सकता है। मतलब किसी की भी आय देकर आपको किसी की भी पूछ सकता है इनमें से, तीनों में से। कमेंट करो फटाक से, समझ में आया कि नहीं आया। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो सवाल बन सकता है तो इस तरीके से बन सकता है, जैसे आपको कह दे कि किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियां 5:3 के अनुपात में है। 5:3 के अनुपात में है। यदि लड़कों के 80% और लड़कियों के 75% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि वो विद्यालय के लड़के हों, कॉलेज के लड़के लड़कियां भी हो सकते हैं, और छात्रवृत्ति की बजाय ये भी हो सकता है कि वयस्क अवयस्क, ठीक है ना, इस तरीके से भी नाम दे सकता है। या फिर ऐसे बोल दे कि 5:3 के अनुपात में है, लड़कों का 80% पास होते हैं, लड़कियों का 75% पास होती है, तो उन विद्यार्थियों का परसेंट बताइए जो पास नहीं होते हैं या फेल हो जाते हैं।
इस तरीके से भाई भाषा शैली में अलग अलग बन सकते हैं, लेकिन तरीका यही रहेगा, ठीक है ना। तरीका समझ में आ गया, इसका मतलब मामला फिट है। तो पहले ध्यान से देखिए मेरे मित्रों, यहाँ पर क्या बोला कि किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियां, तो पहली बात ये लड़के बिठा दिए बॉयज और ये लड़कियां गर्ल्स, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों बता दिया आपको, ठीक है ना। बॉयज मानी लड़के और गर्ल्स मानी लड़कियां। अब इनका अनुपात दे रखा है 5:3, ठीक है। 5:3 दिया है। फिर क्या कहा कि यदि लड़कों का 80% तो इनका तो 80% करो, और लड़कियों का 75%, इनका करो 75%। अब दोस्तों आप यदि 5 का 80% निकालोगे तो पॉइंटों में जाएगा। आप क्या करो, यहाँ पर जैसे भाई लड़के 5 है तो लड़कियां 3 है, लड़के 50 होंगे तो लड़कियां 30 होंगी, लड़के 500 होंगे तो लड़कियां 300 होंगी, लड़के 5000। तो यहाँ पर करना क्या है, अपने को एक ऐसी संख्या मान लेनी है जिससे परसेंट निकालने पे अपने को आसानी रहेगी। तो क्या करें, 500 और 300 मान लिया मैंने, और यहाँ टोटल की यदि बात करूं बॉयज और गर्ल्स की, तो वो कितने हो जाएंगे, 500 और 300 हो जाएंगे 800, ठीक है ना। अब छात्रवृत्ति मिलती जिनको है, ये छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है ना। जिनको छात्रवृत्ति मिलती है वो 500 का 80% है, तो 500 का 80/100 करो भाई, 2 जीरो कट जाएंगे, 8 पंजो 40, तो ये आ जाएंगे 400। 400 लड़के ऐसे हैं 500 में से जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। 300 का 75% करो, 300 का 75/100, 2 जीरो कट गए, 3 पंजो 15, 3 7 21 22, तो ये कितने आ गए, ये 225 आ गए। 225 लड़कियां ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है। अब बात करूं यदि छात्रवृत्ति जिनको नहीं मिलती है, छात्रवृत्ति जिनको नहीं मिलती है वो कितने होंगे, तो 500 में से 400 गए लड़के, कितने बचे भाई, 500 में से 400 गए तो बचे 100। 100 लड़के ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। वहीं पे 300 में से 225 गया तो कितना बचा भाई, 25 और 75 100, यानी 75 लड़कियां ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब पूछा क्या है, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अरे भाई विद्यार्थियों का मतलब इसमें क्या है, बॉयज और गर्ल्स दोनों शामिल हैं। तो आपने देखा कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले देखो पहले तो, और उसमें लड़के और लड़की टोटल कितने हैं, तो इन दोनों को जोड़ो, यानी 100 और 75 कितना हो गया, 175, ठीक है। और इन दोनों को जोड़े अपन तो क्या बनेगा, 400 200 600, तो 625 लड़के और लड़कियां ऐसे हैं। देखो बात समझने वाली है, टोटल लड़के और लड़कियां 625 तो ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, और 175 लड़के और लड़कियां ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो यहाँ पर सवाल ये भी पूछ सकता है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, और उनका भी पूछ ले जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो दोनों का हम बता सकते हैं। हमें तो ये वाला सवाल पूछा है, तो क्या करेंगे अपन, वो प्रतिशत मान यदि हमें निकालना है तो कितने लड़के लड़कियां ऐसे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो 175। 175 किसका 175 भाई, टोटल का। टोटल कितने भाई यहाँ पर 800, और गुणा में 100 लगाते ही परसेंटेज में आ जाएगा मान। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 का इसमें भाग दे दो, 8 गुणा 16, 1 बचा तो 15, 8 एकम 8, बच गया 7, तो 21 सही 7/8% लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। और यदि छात्रवृत्ति मिलने वालों का परसेंटेज पूछे तो आप 625/800 गुणा 100 कर देना, ठीक है ना। तो ये इनका आ जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पूछा, हमें ये पूछा, आपका आंसर ये होगा। अरे भाई आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा पढ़ने में?
क्यों भाई विकास मान, सवाल आते हैं क्या ऐसे एग्जाम में? तो इस तरीके से सवाल बन सकता है अपना। अब लास्ट तरीके का जो सवाल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा उसकी बात करने वाले हैं। सवाल ये बनेगा दोस्तों कि किसी परीक्षा में गणित में 80%, गणित में 80% तथा अंग्रेजी में 70% विद्यार्थी पास हुए, जबकि दोनों विषयों में 65% विद्यार्थी पास हुए, ठीक है ना? तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो दोनों विषयों में फेल हुए, ठीक है ना? ये सवाल आपके सामने। अब देखो ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे। तो अपने पास दो तरीके होते हैं, एक तो वेन डायग्राम वाला तरीका और एक बिना वेन डायग्राम के, ठीक है ना? तो यदि बिना वेन डायग्राम के अपन करें तो यहाँ पर एक साइड में लिख लो पास वाले और एक साइड में लिख लो फेल वाले, ठीक है ना? और यहाँ गणित के आगे और यहाँ इंग्लिश के आगे, यहाँ मैथ एंड इंग्लिश आगे, ठीक है ना? तो देखो मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं भाई? 80%। तो फिर ये बोथ आ गया, ठीक है ना? मैथ और इंग्लिश दोनों आ गए। 80%। तो फेल होने वाले कितने हो गए? 20%, ठीक है? फिर इंग्लिश में पास होने वाले 70% है
तो फेल होने वाले कितने हो गए भाई 30%। इनमें दोनों की बात करूं तो कितने हैं भाई 65%। तो यहाँ कितना बचा 100 में से 65 गया तो 35 बच गया। अब दोस्तों यहाँ पर यदि मैं मैथ्स या इंग्लिश या दोनों की बात करूं तो क्या होगा यहाँ पर कि जो भी जितने पास होने वाले मैथ और इंग्लिश के टोटल है उनमें से जो कॉमन चीज है उसको क्या कर देना माइनस कर देना है, यानी इनको जोड़कर इनमें से जो कॉमन है बोथ है वो उसको क्या कर देना माइनस कर देना है। तो क्या आ जाएंगे पास होने वाले विद्यार्थी आ जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएंगे फेल होने वाले विद्यार्थी आ जाएंगे। तो 8 और 7 15 यानी 150 आ गया। ये हो गया आपका 150 और 150 में से 65 घटा दो तो देखो 10 में से 5 गया 5 और 14 में से 6 गया 8। तो 85% तो वो है जो पास होने वाले हैं। और बात करें यदि फेल होने वालों की तो वो कितने होंगे 100 में से 85 कम कर दो कितना आ जाएगा 15%। तो दोनों विषयों में जो 15% आ जाएंगे, ये आपका आंसर बन जाएगा। चाहे ऐसे कर लो 20 और 30 50, जिसमें से 35 माइनस करोगे तो भी क्या आएगा 15 ही आएगा, ठीक है ना। तो यदि पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज 85 है तो फेल होने वालों का कितना है 15 है। और दोस्तों सवाल यदि आगे बढ़ता है तो सवाल ये भी बन सकता है, जैसे आपको यूं कह दे कि यदि दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या मान लो कितनी दे दे आपको 450 दे दे, तो बताइए परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, कुल कितने बैठे। तो आप क्या करोगे, देखो दोनों विषयों में फेल होने वाले कितने 15% है और 15% की वैल्यू कितनी दे दी आपको 450 दे दी। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 3 45, 1% की वैल्यू 30 आ जाएगी। और हमें पूछा क्या कुल विद्यार्थी बताओ, तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे दोस्तों 100% होंगे। 100% की वैल्यू कितनी होगी 30 गुना 100 यानी 3000 हो जाएगी। कुल विद्यार्थी 3000 आ जाएंगे। पास होने वाले पूछे 85% आ जाएंगे। मैथ में पास होने वाले पूछे तो 80% की वैल्यू निकाल दो। इंग्लिश में पास होने वाले पूछे तो 70% की वैल्यू निकाल दो। बोथ में पास होने वाले की पूछे तो 65% की वैल्यू निकाल दो। यानी यहाँ पर हर सवाल का जवाब क्या कर सकते हो आप दे सकते हो। अरे भाई मामला क्लियर है क्या? समझ में आ गई क्या बात? डायग्राम से बताओ सर। डायग्राम से बताऊं? अब डायग्राम से भी देख लो। देखो यहां पर एक डायग्राम तो बना लेते हैं अपन मैथ्स का और दूसरा डायग्राम बना लेते हैं अपन किसका इंग्लिश का, ठीक है ना। अब यदि दोस्तों में मैथ्स में पास होने वाले विद्यार्थियों की बात करूं तो कितने होंगे यहाँ पर 80% होंगे और इंग्लिश में पास होने वाला की बात करूं तो कितने होंगे ये 70% होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो कहा है कि दोनों विषयों में पास हुए उनकी बात पूछिए, तो दोनों विषयों का मतलब जो मैथ्स में भी पास हो इंग्लिश में भी पास हो, मतलब ये कॉमन वाला भाग आपको दिया है। तो ये कितने होंगे, ये हो गए भाई 65%। और बात आती है यहाँ पर क्या कि बताइए केवल मैथ्स में पास होने वाले, अब केवल मैथ्स केवल गणित वाले पूछे तो क्या होगा भाई। देखो यहाँ ये टोटल पूरी मैथ्स का है, पूरी मैथ्स का जिसमें इंग्लिश में आने वाले भी शामिल हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो केवल मैथ वाले चाहिए तो क्या करोगे आप इस 80 में से ये 65 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपका 80 में से 60 या 20 में से 5 गया तो 15% बचा, ठीक है ना। और यदि केवल इंग्लिश वालों की बात करूं तो केवल इंग्लिश वाले इतने ही है, देखो ये इसको छोड़कर जो कि टोटल 70% थे जिसमें से 65 माइनस हो जाएंगे, 70 माइनस 65 तो कितना बचा 5% ही बचा। अब यदि देखो टोटल कैंडिडेट्स की बात करूं मैं दोस्तों यहाँ पर, तो टोटल कैंडिडेट्स कितने हो गए जो पास हो रहे हैं, पास होने वाले टोटल कितने बचे, देखो 15 तो ये है, 65 ये है और 5 ये है। तो 15 प्लस 65 प्लस 5
तो 15, 5, 20, 60, 80, 80, 5, 85। यहां पर दोस्तों ये प्रश्न इस तरीके से नहीं बनेगा, ये प्रश्न ऐसे बनेगा, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो फेल है, ठीक है ना, जो गणित या इंग्लिश में फेल हुए, ठीक है ना, फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा है। तो देखो टोटल जो पास होने वाले विद्यार्थी है ना दोस्तों, वो कितने हैं, 85% है। अब टोटल जो फेल होने वाले होंगे वो कितने होंगे, फेल होने वाले हैं तो 100% टोटल विद्यार्थी होते हैं, जिसमें से 85% क्या आ गया है, पास होने वाले। तो बचे कितने यहाँ पर, 15%, ये हो गए फेल होने वाले। विकास भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? सर फेल वाले डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं। हाँ डायरेक्ट निकाल दो, वो आप जैसे फेल फेल वाला बना लो डायग्राम। तो फेल भाई कुल फेल होने वाले चाहिए आपको, तो क्या करोगे आप, देखो हाँ, यहाँ पर देखो ये मैथ्स का है 5 मिनट की क्लास बची है, राम राम करूँ मैं उठो। और ये इंग्लिश का, ठीक है ना। हाँ अब 80% पास हाँ हाँ। होने वाले, फेल होने वाले बस 5 मिनट में, 5 मिनट, ठीक। फेल होने वाले 20% हो गए इसमें, एक नहीं वे विकास मान। हाँ सर, मैथ्स में फेल होने वाले 20% है, इंग्लिश में फेल हाँ होने वाले 20% है, ठीक 30 है। है। हाँ दोनों में कॉमन कितने हो गए, 35%। हाँ दोनों में फेल कॉमन कितने हो रहे, 35%। तो यहाँ पर देखो अब एक बात समझना कि मैथ्स में टोटल पास हो रहे कितने, 20%, ठीक है, लेकिन कॉमन में जो हो रहे हैं वो 35 हो रहे हैं। तो आप 20 में से 35 माइनस करो तो कितना बचेगा यहाँ पर, जब 35 में से 20 माइनस करते हो तो कितना बचता है, लेकिन यहाँ 20 में से 35 माइनस करो तो माइनस का 15 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ ये टोटल 30% है, जिसमें से 35 माइनस करोगे तो 30 में से 35 गया, कितना बचा, माइनस का 5%, ठीक है। अब अपने को टोटल फेलियर चाहिए, टोटल क्या चाहिए, फेल होने वाले। तो आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर इन सबको देखो, ये तो केवल मैथ्स वाले, ये क्या है, ये केवल मैथ्स के हैं, केवल मैथ्स के हैं तो फेल होने वाले हैं, और ये केवल इंग्लिश के हैं तो फेल होने वाले हैं, ठीक है ना। और ये कॉमन वाले आ गए, तो इन सबको जोड़ दो, यानी माइनस का 15, प्लस का 35 और माइनस का 5। तो देखो माइनस का तो 15 और 5, माइनस का 20 हो गया और प्लस का हो गया 35, यानी 35 में से 20 घटाओगे तो क्या बच जाएगा, 15 बच जाएगा प्लस का। ये 15% क्या हो जाएंगे, टोटल फेल होने वाले आ जाएंगे। क्लियर है, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, हाँ आ गई बात समझ में। लेकिन आप यहाँ पर मैथ्स के और इंग्लिश से दोनों से कॉमन वाली बात डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई मैथ्स में जैसे आपको दिया कि यहाँ पर 80% पास हो रहे हैं तो इंग्लिश में कितने परसेंट पास होंगे, या फिर इंग्लिश में 70% पास हो रहे हैं तो मैथ्स में कितने होंगे, इससे कोई डिसाइड आप नहीं कर सकते। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आपका काम होगा। आ गई ये बात समझ में, यानी बोथ वाली बात है ना, उसको आप नहीं समझा सकते कि भाई यहाँ 65% कितने हैं, किसका कौन से 65% है। तो प्रतिशत क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों के? अभी सर पूरा कहाँ हुआ है। कौन सा बच गया बताओ? जो भी पोर्शन है आपके दिमाग में तो वो बताओ मुझे।
छावनी वाले क्वेश्चन रह रहे हैं सर। हैं? छावनी छावनी? किस हाँ, किसी छावनी में 1000 व्यक्ति हैं, 400 का खाना बन रहा है, 200 निकल गए। वो 400 बच्चे हैं उनमें। अरे वो इसका नहीं है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन है आपका समय कार्य मजदूरी का। वो चाहे छावनी का क्वेश्चन बने चाहे हॉस्टल का क्वेश्चन बने, जैसे आपको कह दे कि एक छात्रावास में 50 विद्यार्थियों का खाना उपलब्ध है, ठीक है, 10 दिनों के लिए। अब यदि मान लो उसमें 2-3 दिन खाना खाया और 10 विद्यार्थी या तो चले गए या 10 विद्यार्थी और आ गए, तो वो खाना उनके लिए कितने दिनों के लिए उपलब्ध होगा, ऐसा ही ना? हाँ, तो वो समय कार्य मजदूरी में आ जाएगा। और बताओ इसके अलावा। वो क्रिकेट मैच वाले क्वेश्चन सर, वो भी उसमें ही आएंगे क्या? औसत में क्रिकेट आएंगे या मैच फिर? वाले कौन से, मतलब सवाल बताओ, तरीका बताओ आप। एक तो औसत में बनता है क्रिकेट मैच वाला प्रश्न। एक क्रिकेट टीम ने वर्ष में खेले गए कुल मैचों में 30% मैच जीते। यदि इस टीम ने 30% मैच हारे तथा 3 मैच बराबर रहे तो टीम ने कुल कितने मैच जीत खेले? एक मिनट दोबारा बोलो सवाल। एक क्रिकेट टीम ने वर्ष में खेले गए कुल मैचों में 30% मैच जीते। हाँ। यदि इस टीम ने 55% मैच हारे हैं, अच्छा, 3 मैच बराबर रहे हैं तो टीम ने वर्ष में कुल कितने मैच खेले? कुल कितने मैच खेले? हाँ, यार ये सवाल 3 मैच है क्या इसमें? 3 मैच बराबर रहे। सर मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आपको, देख लेना। आप तो टाइम हो हाँ, गया आपका ड्यूटी का। ये क्वेश्चन भेज देना आप, है ना? और सर एक और जो संख्या भी जैसे मूल संख्या, एक क्वेश्चन वो है आपके जैसे। आपके जो भी क्वेश्चन हो, 5, 10, 15, जो भी सबके डाउट में क्वेश्चन हो, वो आज मेरे को आप भेज देना, है कि नहीं? जो मैं आपको कल की हाँ क्लास में उनको सॉल्यूशन करवा दूंगा, क्यों? बाकी मेरी हाँ। तरफ से टॉपिक जो है वो कंप्लीट है। और सर एक ये है, 3/4 भाग को निकालने को कहा तो उसने 4/3 भाग निकाल दिया गलती से विद्यार्थी। वो क्वेश्चन किस में आएगा, इसी हाँ, में? त्रुटि वाला प्रश्न वो कल करवा दूंगा, ठीक है ना? हाँ। और हाँ, कोई त्रुटि एक वाला सर प्रश्न भी। एक क्वेश्चन वो है सर, संख्या ज्ञात करना। कौन सा? किसी संख्या में 80% में यदि 160 जोड़ दिया जाता है तो मूल संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या बताओ। वो तो बता दिया था ना सवाल, शुरू शुरू में ही देखो, आप देखे उस तरीके का सवाल बता दिया नहीं, था। शुरू में देखना 104 मेरी नहीं। बता दिए सर, ये तो बता दिया, वो संख्या बता दिया विकास सर, बता दिया ये। एक तो ये भी बताया था किसी संख्या के 23% का मान इतना है, किसी संख्या में इतना परसेंट जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है, या किसी संख्या में इतने परसेंट की वृद्धि होने पर इतना प्राप्त होता है, मूल मान बताइए। इस तरीके से सवाल बता चुका हूं मैं, और आपको टेस्ट में भी दे चुका हूं उस तरीके का सवाल एक। बाकी आपके जो भी डाउट हो तो आप लोग मेरे पास आज व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है ना? और कल की क्लास में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके, ठीक है। मिलते हैं फिर कल। ओके। ओके भाई।